हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक वो व्याकरण का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पद परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, जैसा कि हम लोग इसके नाम से ही जानते हैं, पद का परिचय। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये पद क्या है, और उसी का शायद ये परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो देखिए, जब कोई शब्द अलग अलग है, जैसे राम, पुस्तक और पढ़ता है, अगर ये अलग अलग है तब तक ये शब्द है। लेकिन जहां ये एक वाक्य के अंतर्गत आ जाता है, व्याकरण के नियमों से बन जाता है, तो ये शब्द आपके पद बन जाते हैं। जैसे राम एक शब्द है, एक पद है, पुस्तक एक पद है, पढ़ता है एक पद है, तो ये एक एक पद बन गए। अब इन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो हम सब जानते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से शब्द 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये आपको क्या करना है कि कोई भी अगर वाक्य दिया हुआ है, और अधिकतर ऐसा ही आता है कि एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें कोई एक शब्द अंडरलाइन कर देते हैं और कहते हैं कि इसका आप पद परिचय दे दीजिए, या कोई बोल्ड अक्षर में लिख दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि इसका पद परिचय दीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो शब्द इसमें से क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक है। वो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने लिखा कि ये पुस्तक, तो हम सबसे पहले यहाँ पे अगर ये सेंटेंस में था, तो पुस्तक का जब पद परिचय देने जा रहे हैं तो पुस्तक को अलग से लिख लेंगे। अब आपको इस शब्द का, तो जैसे अब पुस्तक क्या है, ये संज्ञा है, तो हम इसके आगे ऐसे डैश डैश करके लिख देंगे कि ये संज्ञा है। फिर क्या है कि अब इसका कौन सा भेद है। देखिए, मैंने ये लिख रखा है कि हमें इसमें क्या क्या लिखना है। जैसे संज्ञा में क्या लिखना है, पहले हमने पहचान लिया संज्ञा, तो संज्ञा, फिर भेद, भेद को आपको पूरा प्रॉपर लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने वाचक लिख के, जैसे मैंने ये छोड़ दिया ना, चूंकि जगह कम होने के कारण इसको कर दिया। तो आप पुस्तक क्या है, जातिवाचक, तो आप कॉमा देके यहाँ लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। फिर आपको लिखना पड़ेगा क्या, जातिवाचक संज्ञा लिख दिया आपने, और फिर आपको लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा, देखिए लिंग लिखना है। तो पुस्तक कौन से लिंग है। तो बच्चों, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हिंदी में 2 प्रकार के ही लिंग होते हैं, चाहे तो स्त्रीलिंग चाहे तो पुल्लिंग। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, क्योंकि उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ एक नपुंसक लिंग भी जोड़ जाता है। तो लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए वैसा करते हैं। और इंग्लिश में तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको सिर्फ और 2 ही चीज लिखना है, या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग। और ऐसा मत कर दीजिएगा कि आपने ये लिखा ही नहीं, ये लिखा ही नहीं, आप डायरेक्ट लिख दें पुल्लिंग स्त्रीलिंग, क्योंकि ये तो हम लोग छोटे क्लास में ही पढ़ते हैं और हमको आता रहता है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये जरूर पहचान के लिखना है, और इसका ये, फिर आप लिंग लिखेंगे, फिर वचन। तो जैसे अब पुस्तक के लिंग को अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लिंग है, तो आप पुस्तक के आगे, या जो जिस शब्द का आपको नहीं लिंग समझ में आ रहा है, उसके साथ एक विशेषण यूज करके देखिए कि क्या सुटेबल बैठ रहा है। जैसे पुस्तक मोटा या पुस्तक मोटी, क्या अच्छा लग रहा है, तो पुस्तक मोटी अच्छा लग रहा है, तो यानी पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी तरह आपको समझ में आया कि पेड़ कौन सा लिंग है,
तो पेड़ पतला कि पेड़ पतली, तो समझ में आया कि पेड़ तो पतला होता है। या पेड़ मोटा या पेड़ मोटी, तो समझ में आ गया कि पेड़ मोटा होता है। तो वो पुल्लिंग है। इस तरह से आपको निर्धारित करना पड़ेगा। तो आपको ये करना है। फिर वचन, वचन तो हम जानते हैं कि वो एक वचन या बहुवचन, दो ही प्रकार के वचन होते हैं। संस्कृत में वहां पे भी दो वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस तरह नहीं, हमको केवल दो वचन होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे क्या, पुस्तक, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ एक ही पुस्तक से अगर बहुवचन होता तो यहाँ पुस्तकें हो जाता। तो चूंकि केवल पुस्तक लिखा है, इसलिए आपको यहाँ पे उसका पुस्तक का लिंग भी लिखना है, स्त्रीलिंग। और यहाँ इसको मैं इसको छोटे में लिख दे रही हूँ, और वचन में भी लिखना है एक वचन। ये पूरा पूरा आपको लिखना है। और फिर आपको अगर मालूम है तो कारक भी लिखिए। कारक लिखने का प्रावधान है, लेकिन चूंकि अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप वो तो लिखा ही होगा, वैकल्पिक क्वेश्चंस है, तो आप सारे देख लीजिए और यहाँ पे जो फिट बैठे फिर उसको आप उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो अभी थोड़ा सा हम लोगों को ये, चूंकि हम लोगों ने बचपन से ही ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, तो सारी चीजें आप लोगों को रिकॉल खाली कराने के लिए मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं, उसको आपको समझना है। जैसे कि हिंदी भाषा में संज्ञा के कहीं कहीं 5 प्रकार और क्या दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसा कि हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा है, पर बहुत वो कहीं 4-5 कहीं कहीं पुस्तकों में भी दिया जाता है, लेकिन आप बस 3 प्रकार होते हैं ये जानिए। फिर इसी तरह सर्वनाम के 6 भेद हैं, उसे भी हमें जानना बहुत जरूरी है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। इसको अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहें तो आप अपने पुस्तक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ पहचानना है और उसमें लिखना है उसके विकल्प में। और फिर इसी तरह विशेषण के 4 अब देखिए ये कहाँ तक हम ये सब चीजें लिखते हैं, मैंने चेंज भी किया है। जैसे संज्ञा और सर्वनाम में भेद, लिंग, वचन, कारक लिखना है, और लेकिन विशेषण में क्या है, कारक ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। यहाँ विशेष से लिखना पड़ेगा कि किसकी विशेषता बता रहा है। और तो मैंने फिर उसके भेद भी लिख दिया कि 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। फिर आती है बारी यहाँ क्रिया की। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ तक हमको ये जो है आपके वो है ना, ये आपके विकारी शब्द हैं, और विकारी शब्द में ये सब चीजें आती हैं। और इसमें तो केवल आपको भेद नहीं भी लिखेंगे, खाली आपको अब जैसे क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण के चूंकि 4 भेद हैं इसलिए भेद लिखना है, और किस क्रिया की विशेषता बता रहा ये लिखना है। इसमें आपको चूंकि ये लिंग, वचन और कारक से मुक्त होता है, इसीलिए इसका नाम अव्यय है, तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। तो इन चारों में आपको भेद लिखना है, लिंग, वचन और कारक अगर जानते हैं तो। और इसमें अगर नहीं भी लिखेंगे विशेषण में तो विशेष से लिख सकते हैं, काल लिख देंगे, तो ये चीजें आप वो प्रॉपर सही हो जाएंगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये विशेषण में क्या क्या होता है। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, जिससे गुण दोष सबका हो, जैसे वो सुंदर फ्रॉक है और वो खराब फ्रॉक है, तो दोनों ही गुणवाचक विशेषण होगा। फ्रॉक की विशेषता बता रहे, वो गंदी साड़ी है, वो अच्छी साड़ी है, दोनों ही गुणवाचक होगा। फिर परिणाम आप लोग जानते ही हैं। और संख्या, संख्या जैसे 2 केले ना, उसमें भी संख्या में भी निश्चित अनिश्चित रहता है, उसको देख लीजिएगा। और सार्वनामिक, जैसे किसी विशेष चीज के आगे यह वह लग के, जैसे वह घड़ी नीली थी, तो वह घड़ी एक घड़ी विशेष को बता रहा है, तो वहां पे वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, और इसको आप अभी हम लोग कुछ 2-4 क्वेश्चंस करेंगे हल, तो देखेंगे कि कैसे इसको करना है। क्रिया का क्या है, क्रिया के 2 भेद होते हैं,
या तो क्रिया सकर्मक होती है या अकर्मक होती है। यानी कि जहाँ पे क्रिया के का कोई कोई कर्म भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, वहां वो क्रिया सकर्मक कहलाती है, और जहां उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता वो क्रिया अकर्मक कहलाती है। फिर देखते हैं हम लोग पांचवें पे क्रिया विशेषण पे आते हैं। तो इसमें चूंकि ये वो है अविकारी शब्द है, तो अविकारी शब्द में क्या है, चूंकि क्रिया विशेषण के भेद उल्लेखनीय है ज्यादा, इसलिए क्रिया विशेषण का हमें भेद लिखना ही पड़ेगा। पहले लिखना पड़ेगा कि ये एक क्रिया विशेषण है, फिर उसका भेद लिखना पड़ेगा कि कौन वाला है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक, कालवाचक है या सार्वनामिक है। फिर उस संबंध बोधक में क्या है, संबंध बोधक क्या होता है कि वो संज्ञा या सर्वनाम जो है उनके बीच में संबंध स्थापित करता है, के लिए, के साथ, जिसको हम लोग प्रीपोजिशन इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑन, अंडर जैसे कहते हैं, तो आपको पहचानना है और बताना है कि वो किस संज्ञा, कि ये संबंधवाचक अव्यय है, और बहुत अधिक बताना है तो किन संज्ञाओं के बारे में बता रहा है ये हम बता सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने लिखा है कि संबंध बोधक अव्यय किस संज्ञा सर्वनाम को जोड़ रहा बता सकते हैं। और समुच्चय बोधक क्या है, ये शब्द और वाक्यों को जोड़ते हैं आपस में। तो इसमें आपको जैसे कभी राम और श्याम घर गए, तो ये और जो है आपका यहाँ पे समुच्चय बोधक है। कभी कभी दो सेंटेंस भी जोड़ते हैं, जैसे कि वह आएगा, वह आया और मैं गया, तो वहां और आया, तो दो सेंटेंस को भी जोड़ा, तो वो भी समुच्चय बोधक हो गया। और विस्मयादि बोधक क्या है, जब अचानक से कभी खुशी के कारण, कभी दुख के कारण, कभी घृणा के कारण हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो अभी मैं हम लोग कुछ उसके उदाहरण भी वो हल करेंगे कि कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे हम कल दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ जो दिल्ली को मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो ये दिल्ली के बारे में आपको बताना है, इसका पद परिचय देना है। अब पद परिचय देना है तो हमें पहले सबसे पहले देखना है कि ये जो 8 है इसमें से दिल्ली कहाँ एडजस्ट होती है, मतलब क्या है इसमें से। तो हमको पता चलता है कि दिल्ली एक संज्ञा है, क्योंकि किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, क्योंकि वैसे छोटे क्लास में भी सिखाते हैं हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो दिल्ली नाम है एक शहर का, तो दिल्ली सबसे पहले तो संज्ञा है, तो लिख देंगे कि संज्ञा है। फिर लिखेंगे कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जाति का मतलब होता है कि एक ही तरह के कई चीजें, जैसे बालक है, शहर है, तो शहर जातिवाचक है और दिल्ली एक विशेष पर्टिकुलर स्थान का नाम है, इसलिए दिल्ली क्या हुआ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। अब हमको जब हमने संज्ञा था तो हमें इसमें क्या क्या चीजें लिखनी थी, उसका भेद लिखना था। हम लोगों ने लिख दिया पहले कि संज्ञा है, फिर लिखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर लिख दिया कि लिंग क्या है। तो अब दिल्ली का नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली हम होता है, या नया दिल्ली तो नहीं होता, क्योंकि हमें तो दिल्ली का मालूम ही नहीं है कि लिंग क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि उसके आगे आप कोई विशेषण जोड़ लीजिएगा। तो नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली हम लोगों ने सुना है, तो ये क्या है, दिल्ली स्त्रीलिंग है। फिर आपका वचन क्या है, दिल्ली तो एक ही है, तो एक वचन है। ठीक, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह बालक बहुत मेधावी है। आप देखिए इस विशेष बालक की तरफ इंगित किया जा रहा है कि एक बालक की बात की जा रही है, कई बालकों में से यह बालक, यानी कि जो ये विशेष बालक है, तो यानी ये क्या है, यह क्या है आपका विशेषण है, क्योंकि इस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत मेधावी है। और कौन सा विशेषण है ये, हम लोगों ने इसमें पढ़ा सार्वनामिक विशेषण, कि कोई यह वह सर्वनाम भी है और ये सार्वनामिक विशेषण भी बनता है। तो इस तरह का आपको पुस्तकों में मिल जाएगा कि आप देखें कि अगर लिखा ये है कि वह राम है तो वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और अगर लिख दिया कि यह बालक मेधावी है, इस बालक के ही बारे में बात हो रही, तो ये विशेषता बता रहा है कि यही वाला बालक, बालक तो बहुत से हैं लेकिन यही वाला बालक, तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर तो मैंने तो ये लिख दिया कि यह क्या है,
पहले लिखा सर्वनाम है, फिर लिखा सार्वनामिक विशेषण है, नहीं सॉरी, पहले लिखा ये विशेषण है, फिर लिखा कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है। अब इसके बारे में हमें क्या लिखना है, विशेषण में क्या क्या चीजें लिखनी थी, भेद लिखना था, लिंग लिखना था, वचन लिखना था और विशेष्य लिखना था, कि मतलब वो किसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हम सबसे पहले लिंग बताएंगे, तो वो बालक के अनुसार उसका लिंग क्या हो जाएगा, वो पुल्लिंग हो जाएगा, और वचन क्या होगा, एक वचन हो जाएगा, और इसका विशेष से लिखना है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, बालक की विशेषता बता रहा है, तो वो इसका विशेष से क्या हो जाएगा, बालक, क्योंकि सर्वनाम हमेशा किसी संज्ञा की ही विशेषता बताता है। तो क्योंकि इसके बीच कुछ चीजें आप लोगों को मैं खास इस तरह से बता रही हूँ कि आप जो भी पहले से पढ़े वो रिवाइज हो जाए। फिर हम लोग तीसरा लेते हैं, अचानक वर्षा होने लगी। अब ये देखिए, अब ये अचानक क्या है, तो ये क्या है, ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि वर्षा होना एक क्रिया है और उसकी विशेषता बताई गई कि अचानक से होने लगी। तो अब देखते हैं हम लोग की क्रिया विशेषण में हमें क्या क्या चीज लिखना है। तो क्रिया विशेषण में हमें उसका भेद लिखना है। तो भेद कैसे जानेंगे, ये रीतिवाचक हमको तरीका बताता है, जैसे कि वह तेज दौड़ता है और बुढ़िया धीरे चलती है। तेज धीरे ये क्या है, विशेषता है, तो ये उसका तरीका है, तो वो रीतिवाचक होगा। स्थान क्या होता है, जैसे कि यहाँ बैठो, तो बैठो क्रिया हो गई, और ये जो है यहाँ ये स्थान हो गया, तो स्थानवाचक हो गया। वह कल जाएगा, तो जाएगा क्रिया हो गई, और कल क्या हो गया आपका, काल समय बता दिया। और परिमाणवाचक है, वो उसकी क्वांटिटी बताएगा, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कोई ऐसा उदाहरण आता है तो ये अचानक, तो ये अचानक क्या है, ये आपको समय बता रहा है, काल बता रहा है कि अचानक से वर्षा होने लगी, पता नहीं था कब होगी और अचानक से वर्षा होने लगी, तो ये कालवाचक वो है, कालवाचक क्रिया विशेषण। और इसका हमें विशेष से क्रिया बतानी है, तो बताएंगे कि वर्षा होने क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये सब चीजें एकदम से, जिस शब्द को अंडरलाइन किया जाए उसको एकदम अलग से सेपरेटली लिखिए, और फिर उसके बाद सब कॉमा लगा लगा के लिखिए, और थोड़ा दूर दूर लिखिए, स्पष्ट लिखिए, और नहीं तो टिक करने का है तो वो तो आप कर ही लेंगे। फिर अब देखते हैं चौथा, वाह भारत मैच जीत गया। अब देखिए, तो ये क्या हुआ, वाह, अचानक से मैच देख रहे हैं और अचानक से हम मैच जीत गया तो हमारे मुंह से निकल गया। तो ये जो विस्मयादिबोधक अव्यय है, ये आपको अचानक से आपके मन में शोक के कारण, खुशी के कारण, जो या आश्चर्य के कारण भी जो शब्द निकल जाते हैं वो विस्मयादिबोधक होते हैं, और प्राय इनके बाद ये एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है, तो ये चिन्ह से भी हम पहचान सकते हैं इसको। तो ये है विस्मयादिबोधक। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें तो मैंने केवल विस्मयादिबोधक अव्यय लिख के छोड़ दिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानना है कि ये विस्मयादिबोधक अव्यय है, फिर आपको ये बताना है कि ये किस भाव में है। अब ये प्रसन्नता के भाव में है तो प्रसन्नता सूचक लिख देंगे। अगर शोक के लिए कोई होता, हाय हाय उसकी साइकिल चोरी हो गई, तो आपको मतलब शोक है या उसकी मृत्यु हो गई, अरे वह मर गया, तो आपको शोक और वो आपको भाव पहचान के उसके आगे लिखना पड़ेगा। अगला देखते हैं हम लोग, पांचवा, कि बालक खेल रहा था, अंडरलाइन है, तो हम लोग अब देखेंगे कि वैसे ही हम जानते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्रिया करते हैं। तो यहाँ खेल रहा था, ये क्रिया है। अब क्रिया में हमें बताना क्या क्या चीज है भाई, हमको क्रिया का भेद बताना है, तो क्रिया का भेद बताना है, लिंग बचाना है, वचन बताना है, लिंग भेद, लिंग, वचन और काल वचन बताना है। अब क्या है कि इसमें मैंने लिख रखा है कि क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक और अकर्मक को कैसे पहचानेंगे, अब इसको जरा देख लेते हैं। बालक के खेलने का प्रभाव किसी चीज पे नहीं पड़ रहा है, मतलब एक
इसमें एक शब्द है बालक जो करता है और एक है क्रिया, और इतने में ही सेंटेंस पूरा हो गया। अगर यहाँ पर लिखा होता कि बालक क्रिकेट खेल रहा है तो वो कर्म हो जाता, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते कि वो तब वो सकर्मक हो जाती। लेकिन यहाँ कोई कर्म नहीं है, इसलिए जो खेल रहा था ये अकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिया लिखेंगे, फिर इसका भेद लिखेंगे कि अकर्मक क्रिया है, फिर इसका लिंग लिखेंगे कि बालक के अनुसार है, था और रहा और था, तो हम लिखेंगे ये पुल्लिंग है। और वचन क्या है, एक बालक है, इसलिए हम इसको एक वचन लिखेंगे। और कारक कारक अगर है तो नहीं, फिर काल लिखते हैं। काल का मतलब समय, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल। तो खेल रहा था तो दिखाई दे रहा है यहाँ भूतकाल, तो आप भूतकाल उसको लिख दीजिए, बस हो जाएगा। अब छठवां देखते हैं उदाहरण कि अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। अब ये गांव क्या है, तो अब देखना पड़ेगा। तो गांव एक स्थान का नाम है। तो अगर पहले ही मैंने बताया कि किसी भी हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, और वही नाम को, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका नाम मार्कर है, इसका नाम बोर्ड है, और मेरा नाम अर्चना है, या आपका नाम जो भी है आप बच्चे, तो ये संज्ञा, वो अगर कोई वेशभूषा से बालक दिखाई देता तो वो बालक है, और कोई बालिका दिखाई देती तो बालिका है। हर किसी का हमने कोई ना कोई नाम रखा है, तो वो जो है संज्ञा होती है। तो गांव भी क्या है, एक स्थान विशेष का, कि ऐसा ऐसा स्थान रहेगा जहाँ पे खेती वेती होगी तो उसको गांव कहते हैं। तो गांव क्या है, संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है, तो 3 संज्ञाओं में देखना है, व्यक्तिवाचक तो है नहीं। अगर किसी गांव विशेष की बात कर दी जाती तो हो जाता, लेकिन हाँ जातिवाचक हो सकती है, भाववाचक नहीं है, क्योंकि हम अपने भावनाओं को भी एक शब्द देते हैं। जैसे प्रसन्नता है, खुशी है, दुख है, तो वो भाववाचक संज्ञाओं में आ जाता है। तो यहाँ पे ये गांव जातिवाचक संज्ञा हो गई। और फिर क्या लिखना है, लिंग लिखना है। तो गांव छोटा कि छोटी, तो गांव छोटा यानी पुल्लिंग है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये पुल्लिंग है। वचन क्या है, एक गांव के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ एक वचन है। और यहाँ पे की लगा हुआ है, तो ये संबंध कारक, संबंध कर्ता कारक है ना, षष्ठी, जिसको हम कहते हैं संबंध कारक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं संबंध कारक, और आप चाहें तो इसको न भी लिखें, कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है, 4 चीजें लिखनी जरूरी है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने अपनी इस पद परिचय को पूरा किया, और आप पढ़िए, आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।